नमस्कार। प्रस्तुत है हमारी आज की क्लास। आज हम हिंदी साहित्य से संबंधित अपनी 52 नंबर की क्लास लेंगे। इसके पहले हमारी 51 क्लास हो चुकी हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल अनुभव एजुकेशन पर जाकर देख सकते हैं। तो प्रारंभ करते हैं अपनी आज की क्लास। आज का हमारा पहला प्रश्न है, शब्दार्थो ते शरीरम रस आत्मा। शब्दार्थो ते शरीरम रस आत्मा, यह कथन है। तो इसका सही जवाब है यह कथन राजशेखर का है। अगला प्रश्न है, प्रज्ञा नव नौन में शालिनी प्रतिभामता, यह उक्ति है। तो इसका सही जवाब है यह उक्ति श्री भट्टतौत की है। अगला प्रश्न है, आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिनय को लिया है। अभिनय को लिया है। तो इसका सही जवाब है यजुर्वेद से अभिनय को लिया है। इसके अलावा रस को अथर्ववेद से लिया है। रस को अथर्ववेद से लिया है। गान को सामवेद से लिया है। अगला प्रश्न है, विखंडनवाद का जनक माना जाता है। तो इसका सही जवाब है देररिडा को विखंडनवाद का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी काव्यशास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान हैं। इसका सही जवाब है डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान का संबंध है। तो इसका सही जवाब है अभिज्ञान का संबंध कथानक से है। अगला प्रश्न है, इष्टाभिधेय वक्रोक्तिरिष्टा वाचामलंकृतिः, यह कथन है। तो इसका सही जवाब है यह कथन आचार्य भामा का है। अगला प्रश्न है, इतिहास दर्शन से मूलतः संबंधित विचारक हैं। तो इसका सही जवाब है वाल्तेयर। अगला प्रश्न है, भोजराज की पुस्तक है। तो इसका सही जवाब है श्रृंगार प्रकाश। श्रृंगार प्रकाश यह भोजराज की पुस्तक है। अगला प्रश्न है, दो ग्रंथ जो विशेष रूप से रस से संबंधित हैं। तो इसका सही जवाब है दस रूपक और साहित्य दर्पण। दस रूपक और साहित्य दर्पण यह मूलतः रस से संबंधित है। अगला प्रश्न है, शब्दार्थयो यथार्थवत्स अभावे विद्या साहित्य विद्या कथन है। तो इसका सही जवाब है यह कथन राजशेखर का है। अगला प्रश्न है, इतिहास की व्याख्या द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर होनी चाहिए, यह मत है। इतिहास की व्याख्या द्वंद्वात्मक पद्धति पर होनी चाहिए, यह मत है। तो इसका सही जवाब है यह मत हीगल का है। अगला प्रश्न है, वह विद्वान जो अस्तित्ववाद का चिंतक नहीं है। तो इसका सही जवाब है इजरा पाउंड। अगला प्रश्न है, अंडरस्टैंडिंग पोएट्री पुस्तक के लेखक हैं। तो इसका सही जवाब है क्लिंथ ब्रुक्स। अगला प्रश्न है, वह आचार्य जिसने रीति का एक भेद अवंती को माना है। तो इसका सही जवाब है भोजराज। भोजराज ने रीति का एक और भेद अवंती को माना है। अगला प्रश्न है, काव्य मीमांसा के रचनाकार हैं। तो इसका सही जवाब है राजशेखर। काव्य मीमांसा राजशेखर की रचना है। अगला प्रश्न है, रस गंगाधर के रचयिता हैं। तो इसका सही जवाब है पंडित राज जगन्नाथ, यह रस गंगाधर के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है, नाट्यशास्त्र के रचयिता हैं। तो इसका सही जवाब है भरत मुनि। भरत मुनि नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है, अभिनव गुप्त किस रस सूत्र के व्याख्याता हैं। तो इसका सही जवाब है अभिव्यक्तिवाद के। अगला प्रश्न है, अलंकारवादी आचार्य नहीं है। तो इसका सही जवाब है कुवलयानंद। अगला प्रश्न है, अलंकारवादी आचार्य हैं। तो इसका सही जवाब है दंडी। इसके अलावा भामा भी अलंकारवादी आचार्य हैं और इनको अलंकार का जनक भी माना जाता है। अगला प्रश्न है, धर्म कथा पुरावृत्त या पुरा कथा के लिए आलोचना की शब्दावली में प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब है मिथक शब्द का। अगला प्रश्न है, वस्तु, घटना, व्यापार
गुण, विशेषता, विचार आदि साकार निराकार पदार्थों और मानस क्रियाओं को कभी प्रत्यक्ष और इंद्रिय ग्राह्य बनाता है। तो इसका सही जवाब है बिंब के द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रतीकवाद की सर्वप्रथम घोषणा करने वाले विचारक थे। तो इसका सही जवाब है जीन मोरे। प्रतीकवाद की सर्वप्रथम घोषणा करने वाले विचारक थे जीन मोरे। अगला प्रश्न है, लोंजाइनस ने उदात्तता का विवेचन किया है। तो इसका सही जवाब है ऑन द सबलाइम में ग्रंथ में लोंजाइनस ने उदात्तता का विवेचन किया है। अगला प्रश्न है, वह पाश्चात्य विचारक जिसने कला और सहजानुभूति को अभिन्न माना है। तो इसका सही जवाब है बेनेडिक्टो क्रोचे ने कला और सहजानुभूति को अभिन्न माना है। अगला प्रश्न है, रीति के आधारभूत तत्व के रूप में वामन का दृष्टिकोण है। तो इसका सही जवाब है विशुद्ध सौंदर्यवादी। अगला प्रश्न है, भरत मुनि के रससूत्र में प्रयुक्त निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति किस आचार्य ने माना है। तो इसका सही जवाब है भट्ट लोलट ने माना है। अगला प्रश्न है, इस मानसिकता का कोई विचारधारात्मक आधार भी नहीं है क्योंकि इसका एक महत्वपूर्ण लक्षण विचारधारा मात्र का निषेध है। यह कथन साहित्य शास्त्र की किस आलोचना पद्धति के संदर्भ में उपयुक्त है। तो इसका सही जवाब है उत्तर आधुनिकता के संदर्भ में यह आलोचनात्मक पद्धति उपयुक्त है। अगला प्रश्न है, साहित्य में विखंडनवाद के उद्भावक आचार्य माने जाते हैं। तो इसका सही जवाब है जॉक देरिदा। अगला प्रश्न है, अरस्तु ने त्रासदी के अनिवार्य अंग स्वीकार किए हैं। तो इसका सही जवाब है 6 अंग स्वीकार किए हैं अरस्तु ने। और ये 6 अंग कौन कौन से हैं? तो कथानक, चरित्र, विचार, पदयोजना, गीत और दृश्य। यह 6 अंग स्वीकार किए हैं अरस्तु ने। किसके? तो त्रासदी के। अगला प्रश्न है, त्रासदी के अनिवार्य अंगों के संबंध में उपयुक्त कथन है। तो इसका सही जवाब है कथानक, चरित्र व विचार यह अनुकरण के विषय हैं। अगला प्रश्न है, पेरिप्सुस ग्रंथ के रचयिता हैं। तो इसका सही जवाब है लोंजाइनस। अगला प्रश्न है, लोंजाइनस के उदात्त के स्रोत में सम्मिलित नहीं है। तो इसका सही जवाब है अत्यधिक शब्दाडंबर यह उदात्त के स्रोत में सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है, क्रोचे के अनुसार कला की सृजन प्रक्रिया से जुड़ा अनिवार्य चरण नहीं है। तो इसका सही जवाब है मानस अभिव्यंजना का भौतिक स्तर पर कला आदि के रूप में अवतरण। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को भारतीय काव्यशास्त्र के किस सिद्धांत के निकटतम माना है। तो इसका सही जवाब है वक्रोक्ति सिद्धांत के निकटतम माना है। अगला प्रश्न है, इतिहास बोध का अर्थ अतीत के अतीतत्व का ही नहीं अपितु उसके वर्तमानत्व का भी अवगम है। तो इसका सही यह मान्यता है। तो इसका सही जवाब है यह मान्यता टी.एस. इलियट की है। अगला प्रश्न है, कविता भाव का स्वच्छंद प्रवाह नहीं, भाव से पलायन है, व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, उससे मुक्ति का नाम है, यह मान्यता है। तो इसका सही जवाब है यह मान्यता टी.एस. इलियट की है। अगला प्रश्न है, रस ध्वनि कहा गया है। तो इसका सही जवाब है असंलक्ष्य क्रम व्यंग ध्वनि को रस ध्वनि कहा गया है। अगला प्रश्न है, वाचार्थ की वांछनीयता एवं उसका व्यंगनिष्ठ होना
ध्वनि के किस भेद की विशेषता है? वाच्यार्थ की वांछनीयता एवं उसका व्यंग्यनिष्ठ होना ध्वनि के किस भेद की विशेषता है? तो इसका सही जवाब है विवक्षितान्य परवाच्य ध्वनि की विशेषता है। अगला प्रश्न है, अलंकारों का विधान वक्रोक्ति के वाक्य वक्रता भेद के अंतर्गत किया है। इसका सही जवाब है कुंतक ने। अलंकारों का विधान वक्रोक्ति के वाक्य वक्रता भेद के अंतर्गत किया है, तो किसने किया है? तो इसका सही जवाब है कुंतक ने। अगला प्रश्न है, वह आचार्य जो वक्रोक्ति को अलंकार का मूल मानकर उसके अभाव में अलंकार की कल्पना नहीं करते और इसी कारण हेतु सूक्ष्म और लेस को अलंकार की श्रेणी में परिगणित नहीं करते, तो इसका सही जवाब है भामा। फिर से सुनिएगा, वह आचार्य जो वक्रोक्ति को अलंकार का मूल मानकर उसके अभाव में अलंकार की कल्पना नहीं करते और इसी कारण हेतु सूक्ष्म और लेस को अलंकार की श्रेणी में परिणत नहीं करते, तो वह आचार्य हैं आचार्य भामा। अगला प्रश्न है, वह आचार्य जिनका साधारणीकरण का सिद्धांत है, तो इसका सही जवाब है भट्टनायक। अगला प्रश्न है, मुख्य अर्थ में भिन्न होते हुए भी उससे कुछ संबद्ध अर्थ प्रकट करने वाली शब्द शक्ति को कहते हैं, तो इसका सही जवाब है लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। अगला प्रश्न है, मैं सुकुमारी नाथ वन जोगू तुम्हि उचित तप मोह कहाँ भोगू में शब्द शक्ति है, तो इसका सही जवाब है इसमें आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति है। अगला प्रश्न है, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय, प्रस्तुत दोहे में प्रयुक्त शब्द शक्ति है, तो इसका सही जवाब है इसमें व्यंजना शब्द शक्ति प्रयुक्त की गई है। अगला प्रश्न है, सगुण अलंकारन सहित दोष रहित जो होई शब्द अर्थवारो कवित विबुध कहत सब कोई। काव्य की यह परिभाषा दी है, तो इसका सही जवाब है काव्य की यह परिभाषा आचार्य चिंतामणि ने दी है। अगला प्रश्न है, मुख्यार्थ बाधे तद्योगे रूढ़ितोऽथ प्रयोजनात् अन्यो अर्थो लक्ष्यते यत सा लक्षणारोपिता क्रिया। इस कथन के आचार्य हैं, तो इसका सही जवाब है यह कथन आचार्य मम्मट का है। अगला प्रश्न है, वह शब्द शक्ति जिसकी प्रतीति सबसे पहले हुआ करती थी। वह शब्द शक्ति जिसकी प्रतीति सबसे पहले हुआ करती थी, तो इसका सही जवाब है अविधा शब्द शक्ति। अगला प्रश्न है, सूर्य अस्त हो गया इस वाक्य में शब्द शक्ति है, तो इसका सही जवाब है व्यंजना शब्द शक्ति। सूर्य अस्त हो गया इस वाक्य में व्यंजना शब्द शक्ति है। अगला प्रश्न है, वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर में शब्द शक्ति है, तो इसका सही जवाब है इसमें अविधा शब्द शक्ति है। और यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति निराला की है। अगला प्रश्न है, नाट्यशास्त्र के रचयिता हैं, तो इसका सही जवाब है आचार्य भरत मुनि नाट्यशास्त्र के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है, उत्पत्तिवाद या आरोपवाद किस आचार्य का मत है? तो इसका सही जवाब है भट्ट लोलट का यह मत है। अगला प्रश्न है, कुंतक ने वक्रोक्ति के भेद व उपभेद माने हैं। कुंतक ने वक्रोक्ति के भेद व उपभेद माने हैं, तो इसका सही जवाब है कुंतक ने वक्रोक्ति के 6 भेद व 41 उपभेद माने हैं। अगला प्रश्न है, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए उक्ति अभिव्यक्ति की गई है। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए उक्ति अभिव्यक्त की गई है, तो इसका सही जवाब है यह उक्ति मैथिली शरण गुप्त द्वारा अभिव्यक्त की गई है। अगला प्रश्न है, जिस रचना में वाचक विशेष और वाच्य विशेष
अपने अविधेय अर्थ को गौड़ मानकर काव्यार्थ यानी व्यंग्यार्थ व्यक्त करते हैं वह ध्वनि कहलाती है। तो इसका सही ध्वनि के संबंध में यह वाक्य है। तो इसका सही जवाब है यह कथन आनंदवर्धन का है। किसके संदर्भ में? तो यह ध्वनि के संदर्भ में आनंदवर्धन ने कहा है। अगला प्रश्न है, शब्द की जिस शक्ति के कारण किसी शब्द का साधारण तथा प्रचलित या मुख्य अर्थ समझा जाता है उसे कहते हैं। शब्द की जिस शक्ति के कारण किसी शब्द का साधारण तथा प्रचलित या मुख्य अर्थ समझा जाता है उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। अगला प्रश्न है, जहाँ ना वाच्यार्थ काम करे और ना लक्ष्यार्थ, अर्थात जहाँ शब्द का ना तो लोक प्रसिद्ध अर्थ काम करे और ना ही तत्व संबंधी विशेष अर्थ, वहाँ शब्द शक्ति होती है। फिर से सुनिएगा, जहाँ ना वाच्यार्थ काम करे और ना लक्ष्यार्थ, अर्थात जहाँ शब्द का ना तो लोक प्रसिद्ध अर्थ काम करे और ना ही तत्व संबंधी विशेष अर्थ, वहाँ शब्द शक्ति होती है। तो इसका सही जवाब है वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है। अगला प्रश्न है, वह आचार्य जिसने दृष्टि यानी प्रीति और अदृष्ट यानी कीर्ति को काव्य प्रयोजन माना है। तो इसका सही जवाब है आचार्य वामन ने माना है। अगला प्रश्न है, भट्टतौत के अनुसार काव्य हेतु प्रतिभा की व्याख्या है। भट्टतौत के अनुसार काव्य हेतु प्रतिभा की व्याख्या है। तो इसका सही जवाब है प्रज्ञा नवनवोन में शालिनी प्रतिभा मता। अगला प्रश्न है, आचार्य जयदेव ने अंगीकरोत यह काव्यम कहकर किस आचार्य के काव्य लक्षण को चुनौती दी है। तो इसका सही जवाब है आचार्य मम्मट के। अगला प्रश्न है, जब शेर आया तो युद्ध क्षेत्र से गीदड़ भाग गए में शब्द शक्ति है। तो इसका सही जवाब है यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति है। जब शेर आया तो युद्ध क्षेत्र से गीदड़ भाग गए, इसमें लक्षणा शब्द शक्ति है। अगला प्रश्न है, कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है, उसके हृदय का रस है, जो बाहर की वस्तु का आलंबन लेकर फूट पड़ती है, यह कथन है। फिर से सुनिएगा, कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है, उसके हृदय का रस है, जो बाहर की वस्तु का आलंबन लेकर फूट पड़ती है, यह कथन है। इसका सही जवाब है यह कथन रामधारी सिंह दिनकर का है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अभिव्यंजनावाद का विरोध किया है। इसका सही जवाब है यह कलावाद को बढ़ावा देता है। इसके द्वारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अभिव्यंजनावाद का विरोध किया है। अगला प्रश्न है, काव्य हेतु प्रतिभा के लिए किस आचार्य ने शक्ति शब्द का प्रयोग किया है। तो इसका सही जवाब है मम्मट ने। काव्य हेतु प्रतिभा के लिए शक्ति शब्द का प्रयोग आचार्य मम्मट द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, रीति सिद्धांत से संबंध है। तो इसका सही जवाब है गुण। रीति सिद्धांत से संबद्ध है या संबंध है, तो इसका सही जवाब है गुण का। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के रसवादी आचार्य हैं। तो इसका सही जवाब है डॉक्टर नगेंद्र हिंदी साहित्य के रसवादी आचार्य माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, काव्य दोष का लक्षण बताने वाली आचार्य विश्वनाथ की उक्ति है। काव्य दोष का लक्षण बताने वाली आचार्य विश्वनाथ की उक्ति है। तो इसका सही जवाब है रसाप करसाक दोषः। रसाप कर्सका दोषा, यह विश्वनाथ की उक्ति है। अगला प्रश्न है, विभाव के प्रकार होते हैं। तो इसका सही जवाब है विभाव के 2 प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न है, जब अर्थ का ग्रहण अविधा से ना हो किंतु उससे संबद्ध हो तो अर्थ ग्रहण कराने वाली शब्द शक्ति को कहेंगे। जब अर्थ का ग्रहण अविधा से ना हो
किंतु उससे संबद्ध हो तो अर्थ ग्रहण कराने वाली शब्द शक्ति को कहेंगे। तो इसका सही जवाब है लक्षणा शब्द शक्ति कहेंगे। औचित्य के आधार पर होता है। तो इसका सही जवाब है अर्थ निर्णय। औचित्य के आधार पर अर्थ निर्णय होता है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।